आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ब्लाइंड वेंजेंस स्टोरी को। ये स्टोरी जॉर्ज पेलक ने लिखी थी और ये 1949 में रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हुई थी। ये एक थ्रिलर स्टोरी है और मुझे बहुत पसंद आई। कहानी है इवान और हेलन की। ये हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे रिच क्लास से बिलोंग करते थे और ये लोग एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। एक दिन दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। इवान को गाड़ी तेज़ चलाना बहुत पसंद था। उसने नई स्पोर्ट्स कार ली थी जो वो बहुत तेज़ स्पीड पे चला रहा था। हेलन बहुत डर रही थी और बार बार इवान से कहती कि वह गाड़ी धीमी चलाए, लेकिन इवान उसकी बात नहीं सुनता और दोनों का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद जब इनकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है तो इवान को मालूम पड़ता है कि वह अंधा हो चुका है। वह सोचता है कि वह अपनी पत्नी हेलन की आंखों से दुनिया देख लेगा, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि हेलन भी अंधी हो चुकी है तो वह टूट जाता है। वह बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, सामान उठा के इधर उधर फेंकने लगता है। तब डॉक्टर उसे समझाते हैं कि इतना भी कठिन नहीं है अंधे होकर ज़िंदगी जीना। वो उन्हें एक ट्रेनर देंगे। वह उन्हें अपना काम खुद से करने के लिए ट्रेनिंग देगा, कैसे उन्हें मार्केट का रास्ता पता करना है, घर में सीढ़ियों से ऊपर नीचे चढ़ना उतरना है, यह सब कुछ वह ट्रेनर उन्हें बताएगा। ट्रेनर घर आता है और इवान और हेलन काफ़ी कुछ सीखने लगते हैं। वो एक जगह सीढ़ी शुरुआत होने से पहले एक बड़ी सी लेदर चेयर रखते थे, जिससे उन्हें मालूम पड़ जाए कि अब सीढ़ियों की शुरुआत है। और जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म होती थीं वहाँ पर एक छोटी सी कुर्सी रखी जाती थी, जिसको छू के वो मालूम करते थे कि अब यहाँ से लेफ़्ट मुड़ने पर और 10 कदम चलने पे उनका कमरा आ जाएगा। उनकी मदद के लिए एक कुक और एक हेल्पर भी रखी जाती है। हेलन तो ये फिर भी बर्दाश्त कर ले रही थी कि वह अंधी हो चुकी है, लेकिन इवान के लिए यह बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। वह छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता। हेलन एक दिन जब डिनर टेबल सेट करने के लिए अपनी कुक की हेल्प कर रही थी और उसका जो हेल्पर था वो बाज़ार दूध लेने गया था, उस समय इवान अपने कमरे में अकेला था। तब इवान महसूस करता है कि उसकी खिड़की के पास कोई चल रहा है, जिसने धीरे से स्विच ऑन किया। इवान डर जाता है। जब से इवान ने अपनी आंखें खोई थीं, उसके सुनने की और सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र हो गई थी। वह घबरा के पलंग पर बैठ जाता है और हेलन को पुकारने लगता है। वह उससे कहता है कि वह उस पर तरस खाए। अगर उसे पैसे रुपए चाहिए हों तो वह उसे तुरंत दे देगा, पर वह उसकी जान ना ले। वह एक अंधा आदमी है, वो उस पर तरस खाए। फिर वह उसे महसूस होता है कि वह आदमी दरवाज़ा खोल के कमरे से बाहर जा रहा है। इससे वह बहुत तेज़ी से उसके पीछे भागता है। वह सोचता है कि भागकर उस आदमी को पकड़ लेगा, लेकिन जब वह भागता है तो वह भागते भागते सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। सीढ़ी से नीचे गिरने से पहले वह एक छोटी सी चेयर जो सीढ़ी के पास रखता था वह ढूंढ रहा था, जिससे उसे मालूम पड़ जाए कि वह कमरे में किस जगह पर है। पर उसे वह कुर्सी वहाँ कहीं भी नहीं मिलती और वह एक मिट्टी के ढेल की तरह सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। उसकी कमर और हाथों पे बहुत चोट आती है। उसे गिरने की आवाज़ सुनकर तुरंत हेलन वहाँ आती है और उसका कुक भी वहाँ आ जाता है। वह बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहा था कि कोई उसे मारना चाहता है, जिसने वह कुर्सी सीढ़ी के पास से हटा दी, जिसके वजह से वह गिर गया। हेलन जब ऊपर देखती है तो वह कुर्सी वहीं रखी होती है। वह उसे बार बार समझाने का प्रयास करती है कि कुर्सी तो वहीं पर रखी है। शायद वह बहुत जल्दीबाजी में कुर्सी को छू नहीं पाया, लेकिन इवान यह मानने को तैयार नहीं था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि कुर्सी उस जगह पर थी। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि सब मिलकर उसे झूठा साबित कर रहे हैं। फिर उसे शक होता है कि कहीं डॉक्टर ही तो नहीं मिला हुआ है, कहीं डॉक्टर ही तो उसे मारना नहीं चाहता। डॉक्टर 2 घंटे पहले उन्हें देखने आया था। उसे शक होता है कि डॉक्टर हो ना हो इस घर में कहीं छुप कर बैठ गया था और मौका देख के वह इवान पर हमला करना चाह रहा था। वह डॉक्टर को तुरंत कॉल लगाता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। डॉक्टर भी
बहुत गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि आइंदा से वह उनका इलाज करने उनके घर पर कभी नहीं आएगा। इस बात को 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ते के बाद फिर वही सिचुएशन होती है। इवान अपने कमरे में अकेला था और फिर उसे किसी के होने का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि यह आदमी उसकी जान लेकर ही दम लेगा। वह तेज़ी से उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी हेलन की ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह समझ जाता है कि वह आदमी ज़रूर हेलन को मारने गया है। वह बेतहाशा बाहर दौड़ता है और इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है। तभी उसका कुक ऊपर आ जाता है। वह देखता है उस कमरे में कोई भी नहीं था। हेलन और इवान दोनों बहुत डरे हुए थे। अब इवान और भी चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि उसके खाने में किसी ने जहर मिला दिया है, इसीलिए वह खाना पीना भी खाना नहीं चाहता था। उसे हर पल डर था कि किसी भी समय उसकी मौत आ सकती है। ऐसी ही एक रात को जब इवान बहुत चिड़चिड़ा रहा था और सामान इधर उधर फेंक रहा था, तब हेलन उससे कहती है कि चलो हम समुद्र के पास घूमने चलते हैं। उनके घर से लगभग 40 यार्ड की दूरी पर ही समुद्र था। समुद्र पर वो दोनों एक ऊंची चट्टान पर चढ़ जाते हैं। हेलन कहती है कि उसका दिल चाह रहा है कि वह इस चट्टान से कूद जाए और मर जाए। इस पर इवान उसका बाँह थाम लेता है। वह कहता है कि नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं, वह ज़रूर अपने गुस्से पर काबू करेगा। तभी हेलन कहती है, कितनी सुंदर रात है, आकाश में चांद निकला है, तारे टिमटिमा रहे हैं, हवा कितनी सुहानी चल रही है और यह समुद्र कितना काला लग रहा है। यह सुन के इवान भौचक्का हो जाता है। वह हेलन से कहता है कि ये क्या कह रही है। वह हेलन से दूर हट जाता है। हेलन कहती है, तुम इस कपड़े में बिल्कुल बेवकूफ़ लग रहे हो और तुम्हारी दाढ़ी इतनी गंदी लग रही है कि तुम्हारा मुंह देखने का मन नहीं कर रहा। इस पर इवान हेलन से कहता है कि क्या वह देख सकती है। तो हेलन कहती है कि हाँ, वह देख सकती है। वह एक्सीडेंट होने के 1 हफ्ते बाद ही हल्का हल्का धुंधला देखने लगी थी और अब तो उसे काफ़ी साफ दिखाई देता है। उसे दिखता है कि उसका चेहरा कितना कुरूप हो चुका है। हेलन के चेहरे पे बहुत गहरी चोट आई थी। गाड़ी का शीशा उसके चेहरे और गर्दन पर घुस गया था, जिससे स्याह नीले दाग पड़ गए थे। वह इतनी कुरूप हो चुकी थी कि वह चेहरा अपना जब आईने में देखती तो सहम जाती, और वह इस सब का जिम्मेदार इवान को समझती थी। वह इवान से कहती है कि उसी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, उसका चेहरा ख़राब कर दिया। अब वह कभी भी पहले की तरह खूबसूरत नहीं लगेगी। अगर उसने उस दिन हेलन की बात मान ली होती और गाड़ी धीरे चलाई होती तो यह हादसा ना होता और हेलन इतनी कुरूप ना होती। इवान हेलन से पूछता है कि क्या उसी ने उस रात वह कुर्सी हटाई थी जिसकी वजह से वह सीढ़ियों से गिर गया था। इस पर हेलन ज़ोरों से हंसने लगती है। वह कहती है, उसने तो 2 बार कोशिश की थी इवान को मारने की। हाँ, वो वही थी जो छुप के उसके कमरे में आती थी और उसे डराने का प्रयास करती थी। उसी ने वह कुर्सी हटाई थी। वह सब कुछ देख सकती थी, इसलिए उसने झट से कुर्सी हटाकर वापस रख दी। उसने दोबारा भी उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन कुक वहाँ पर आ गया, जिसके वजह से वह सफल नहीं हो पाई। यह सुन के इवान भौचक्का हो जाता है। वह सोच भी नहीं सकता था कि वह हेलन, जो इतनी प्यारी थी, इतना मीठा बोलने वाली, उससे इतना प्रेम करने वाली थी, वह उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। हेलन कहती है कि इवान, तुम सिर्फ 6 इंच की दूरी पे खड़े हो। मैं तुम्हें चाहूँ तो यहाँ से धक्का दे के 100 फीट की ऊंचाई से नीचे चट्टान पे गिरा सकती हूँ। इवान गिड़गिड़ाता है। वह कहता है कि नहीं, वह मरना नहीं चाहता, वह जीना चाहता है। लेकिन इवान, जिसकी सुनने की शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी, उसे आहट लगती है कि हेलन उसकी तरफ तेज़ी से दौड़ते हुए आ रही है। वह समझ जाता है कि उसकी मौत करीब है। ऐन मौके पे इवान पीछे हट जाता है और हेलन चट्टान से नीचे गिर जाती है। इवान वहीं चट्टान पर बैठा रहता है। वह सोचता रहता है कि किस प्रकार हेलन उसे मारना चाहती थी। अगली सुबह उसे ढूंढते हुए उनका कुक वहाँ ऊपर आ जाता है। कुक जब इवान को इस तरह बैठे हुए देखता है तो वह समझता है कि ज़रूर रात में हेलन और इवान की बहुत ज़ोरों की लड़ाई हुई होगी,
जिसमें इवान ने हेलन को धक्का देके उसे मार डाला। वह पुलिस को यही बयान देता है। इवान सबको बताता रहता है कि हेलन देख सकती थी, वह उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता और उसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय फॉर नाउ।